अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ था, जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया और बिल आखिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, जो सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज हैं, उनको शो काज नोटिस जारी कर दिया है। आज एक गैर मामूली सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को 14 रोज़ के अंदर जवाब दाखिल करने का कहा गया है और उन्होंने 10 नवंबर तक अब ये जवाब दाखिल करना होगा। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का केस बहुत ही दिलचस्प है। एक तो पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो अभी तक की तारीख है पिछली कई दहाइयों की, उसमें उन्होंने कभी भी कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अभी तक ओहदे से नहीं हटाया। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का केस बहुत ही दिलचस्प, अहम और जिसे कहते हैं ना स्ट्रांग केस है उनके अगेंस्ट। उनके खिलाफ 3 कंप्लेनेंट्स हैं। एक मियाँ दाऊद हैं लाहौर के, एक नौजवान वकील हैं, उनकी कंप्लेंट है। एक एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा हैं, उनकी कंप्लेंट है। जबकि तीसरी जो उनके खिलाफ एक और ताकतवर कंप्लेंट है वो पाकिस्तान बार कौंसिल की है। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी पर जो इल्ज़ामात हैं वो भी बड़े संगीन हैं। एक तो उन पर जो इल्ज़ाम है वो उनकी ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें वो उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से और उनके जो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे अमीर भट्टी साहब, उनके ज़रिए राब्ते में थे और उन टेलीफोन कॉल पर उनसे बात कर रहे थे, जिसमें मुलाकात का भी चौधरी परवेज़ इलाही उनसे कह रहे थे। इसके अलावा फिर बाद एक ऑडियो सामने आई जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही आबिद ज़ुबैरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उनको ये हदायत दे रहे थे कि आपने केस जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की अदालत में लगाना है। और फिर जो DPO CCPO लाहौर का केस जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की अदालत में लगा तो उस पर उन्होंने इलेक्शन मैटर बनाकर चीफ जस्टिस को भेज दिया और चीफ जस्टिस से सो मोटो नोटिस ले लिया। तो वो बड़ा ही इस लिहाज से उनके मामलात बड़े डुबियस थे। इसके अलावा जो मियाँ दाऊद और जो गुलाम मुर्तज़ा एडवोकेट थे, उनकी कंप्लेंट्स में जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ऊपर फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के भी संगीन तरीन इल्ज़ामात थे कि उन्होंने करोड़ों के प्लाट कोड़ियों के दाम लिए, उन्होंने और उनके बेटों ने। ये बड़े संगीन इल्ज़ामात थे। इसके ऊपर जो साबिक चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल थे, उन्होंने कंप्लेंट्स वेट होने के लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भेजी थी। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बिलाखिर वो कंप्लेंट्स का जवाब उनका एग्ज़ामिन करने के बाद अपनी राय सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेज दी थी। और आज उस राय के ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ, जिसकी सरबराही चेयरमैन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, सीनियर ट्यूनर जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे, जबकि जस्टिस एजाजुल हसन और हाई कोर्ट्स में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अफ़गान थे। इन लोगों ने उस राय पर और कंप्लेंट्स के मवाद पर आज गौर खोज किया और उसके बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि इन कंप्लेंट्स में इतनी सब्सटेंस और इतना सफिशेंट मटीरियल है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है, इंक्वायरी की जा सकती है। तो अब उन्होंने शोकाज नोटिस किया है जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को। ये बहुत ही अहम केस है, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाली जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरीम नवाज़ मौजूद हैं, जबकि बोल TV के लिए कवर करने वाले जो सीनियर सहाफ़ी हैं तैयब बलोच, वो भी मौजूद हैं। ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस एसोसिएशन है उसके सदर भी हैं। जबकि हमारे साथ जहांज़ेब भी मौजूद हैं। जहांज़ेब आप इनको भी जानते हैं, बहुत अच्छा अपना वीलॉग भी करते हैं, तैयब भी करते हैं। जहांज़ेब एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रिपोर्ट भी करते हैं, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं। तो हमने कहा इन सबसे पूछे कि ये मामला है क्या। तो चले तैयब आपसे स्टार्ट लेते हैं, वो डेकोरम का ख्याल रखते हैं ना, आप प्रेस एसोसिएशन के सदर भी हैं इस वक्त। तो ये क्या मामला है, क्या हुआ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के साथ, ये कहानी है क्या? देखिए, मामला तो इंतहाई संगीन है और संगीन ऐसे कि पहले सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जब ये 3 शिकायत आई, प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं, तो इस पर राय तलब की गई जो ज़ाब्ते के तहत होती है कि सीनियर जो मेंबर होता है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को अपनी राय देता है, क्योंकि एक जज का मामला है ना कि आया इसका ट्रायल इस पे बनता है, मामला नहीं बनता, शवाहद हैं नहीं है। तो उन्होंने राय दी और उस राय में ये था कि भाई ठोस शवाहद मौजूद हैं जो जिससे इनकार नहीं हो सकता। तो इसी वजह से आज इजलास हुआ और इजलास में जैसे आपने बताया नोटिस हो गया, सारा कुछ हो गया। 10 रोज़ के लिए और 14 रोज़ में उन्होंने जवाब देना है, शोकाज नोटिस है बेसिकली। लेकिन मामला ये है कि उनके ऊपर जो है ना वो बेहतरीन इल्ज़ामात हैं
एक तो आमदन से ज़्यादा सासा जाता है, जिसमें बदनुनवानी, करप्ट प्रैक्टिसेस आप कह सकते हैं, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। दूसरा, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, ये बड़ा संगीन नोयत का होता है। और तीसरा जो है वो पोलिटिकल इंजीनियरिंग का भी इल्ज़ाम है। पोलिटिकल इंजीनियरिंग का अगर आप इल्ज़ाम देखें, हम इसको पकड़ते हैं तो उसमें फवाद चौधरी की ऑडियो लीक, ट्रक, और वो पूरा सुप्रीम कोर्ट हमें सोशल मीडिया पे ट्रक आर्ट्स में नज़र आया बंदियालवी दौर के अंदर। जी वो थी फवाद चौधरी साहब अपने भाई फैसल चौधरी से बात कर रहे थे कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के लिए ट्रक तैयार है। अब ट्रक तैयार है। अब वो ट्रक ईंटों का था, गोल्ड का था, सिल्वर का था। अगर उसमें चीज़ें नहीं भी थी तो खाली ट्रक भी आजकल करोड़ों में आता है, ठीक है। तो ये चीज़। दूसरी बात यह है कि मैं अगर आप विटनेस हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि 2 अज़ खुद नोटिस मुज़ाहिर नकवी के कहने पे लिए गए। एक अज़ खुद नोटिस जब तहरीक इंसाफ का धरना था उसको फैसिलिटेट कराया गया, इसने मुज़ाहिर नकवी ने फैसिलिटेट किया वो सारा कुछ, जिसमें तौहीन अदालत पेंडिंग रही और अभी तक शायद पेंडिंग है, जिसमें जो ज़ाब्ता अखलाक सुप्रीम कोर्ट ने बना के दिया था उसमें खिलाफ वर्जी खुद वो 25 मई 2022 वाला। दूसरा, इलेक्शन मैटर आपने देखा कि मामला जो है वो CCPO लाहौर का है, उसमें मुज़ाहिर नकवी चूँकि मौजूद थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया था। ये पोलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर और नोट बना के भेज दिया चीफ जस्टिस को कि इसका 100 मोटो नोटिस लिया जाए पंजाब के इलेक्शन का, ठीक है। तो 200 मोटो नोटिस इस टाइप के हुए, या नोटिस के केसेस इन्होंने करवाए। एक और भी, हाँ, वो मेन ये था कि जब PDM का नया हुकूमत आया था तो इसने एक अखबारी तराशों पर मबनी हकीकत TV और इस जैसे जो हैं मफरूज़े वाले TV चैनल, उन पर मबनी वो जो मफरूज़े थे, उन मफरूज़ों पर मबनी एक मफरूज़ाई नोट बंदियाल साहब को दिया। और उसमें यह था कि जी अब जरदारी की और शहबाज शरीफ की और PDM की हुकूमत आ गई है तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, तो ये जितने भी केसेस इनके खिलाफ चल रहे हैं ये रिकॉर्ड गुम कर देंगे। वो भी आज को नोटिस और अफसरान की ट्रांसफर कर रहे हैं जो उनकी तफ्तीश कर रहे हैं। हाँ। तो ये चीज़ें ये और उसमें मैं आपको बात में ऐड कर दूं, उसमें नून लीग के जिम्मेदार ज़राए ये दावा करते हैं कि जो उस वक्त के वज़ीर कानून आज़म तारड़ और जो अटॉर्नी जनरल थे शतर औसाफ, उनको बुला के उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने अपने चैम्बर में ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि अगर आप मेरे मर्जी के जजेस को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट नहीं लाते तो मैं इस 100 मोटो पर आप लोगों को दीवार से लगा दूंगा। और अगर आप कहते हैं कि 100 मोटो मैं बिल्कुल तहलील कर दूं तो फिर मेरी मर्जी के जजेस एलिवेट करें। यही वो सियासी इंजीनियरिंग है, ठीक है, जो इन्होंने की। और फिर उसमें फ़ायदा क्या लिया कि अपनी मर्जी के जजेस भी लगवाए इन्होंने बल्कि। अच्छा, ये एक चीज़। दूसरा, हम आते हैं माली करप्शन पे। उसकी मैं आपको वाज़े मिसाल देता हूँ। देखें, उसमें कोई ज़मीन, मैं हवा में बात नहीं करूँगा। शाहरुख जतोई का केस आपके सामने हुआ और कत्ल किया था कराची में एक मासूम लड़के को जो अपनी बहन को बचाना चाह रहा था, ठीक है। तो अब उस केस में वो यहाँ पे आए तो उनको रिलीफ दिया 2 थे आथर जज जो हैं वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब हैं, ठीक। अब इल्ज़ाम ये है कि मुज़ाहिर नकवी ने उनको रिलीफ इस वजह से दिया कि DHA लाहौर में जतोई हाउस जो है सिकंदर खान जतोई का, ठीक है, या AD बलोच, वो इसके पास चला गया मुज़ाहिर नकवी के पास। ये संगीन इल्ज़ाम है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें दरख्वास्त गुजारों ने उठाई हुई हैं, ठीक है। फिर 65 करोड़ वाला जो प्लाट है वो मुज़ाहिर नकवी को जो है कमर्शियल जगह पे वो 6 करोड़ में मिल जाता है। हाउ इट पॉसिबल, हमें क्यों नहीं मिलता? और वो केस अगरचे कोर्ट में है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा इनके बच्चों को भी जो करोड़ का प्लाट होता था 10-10 लाख का मिलता रहा। वो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर उन्होंने प्लाट्स खरीदे। फिर इससे बढ़ के वो मुस्तफ़ा नकवी और मुर्जा नकवी, मेरे ख्याल में इसके जो दो बेटे हैं, उन पे इल्ज़ाम से उससे भी बढ़ के उन 2 बेटों पे पता क्या और इल्ज़ाम है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में बैठ के बोलियाँ लगाते थे कि जिसको इंसाफ चाहिए मनपसंद का क्रिमिनल केसेस के अंदर, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसको इंसाफ हम बाहम पहुंचाएंगे, लेकिन ये गिव एंड टेक ये चीज़ें होंगी। तो वो उनके वालिद जो हैं वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस आता, जैसे शाहरुख जतोई की मैंने मिसाल दी, वो यहाँ पे मर्जी का बेंच बनवाते थे, यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस होते थे। और लाहौर में भी क्योंकि वो लाहौर से भी जज रह चुके थे तो लाहौर में भी उनका बड़ा असर रसूख था। तो यूँ बंदियाल साहब के साथ भी उसकी बड़ी दोस्ती थी। और वो बंदियाल साहब तो जब रेफरेंस आता है तो वो साथ बिठा के कहते हैं कि मैं तो मैसेज दे रहा था किसी को, ठीक है ना। तो ये मैनेज कर रहे थे सारी चीज़ों को, ठीक है। मैं इस पर ही अभी आपके पास दोबारा भी आता हूँ, मैं दूसरे साथियों को बीच में ऐड करता रहूँ। एक चीज़ थी कि जो तैयब बलोच साहब ने भी इशारा दिया कि वो जो प्लाट भी लाहौर में जो 65 करोड़ का था, जो मुबैना तौर पे 6 करोड़ का इन्होंने ख़रीद लिया, उसके बारे में स्टोरी ये है कि उसका केस कोर्ट में चल रहा था, वो डिस्प्यूटेड प्लाट था
वो केस का फैसला करवाया गया और फैसला करवाने के अगले दिन ही जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को वो मुबैना तौर पर कोड़ियों के मोल ट्रांसफ़र हो गया। आप एक चीज़ बताइए मरियम, जस्टिस उमर बंदयाल तो वाज़े तौर पर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के साथ खड़े नज़र आते थे। इवन कि उन्होंने खुल के कहा कि मैंने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को अपने साथ बिठा के पैगाम दिया था। ठीक है, अब वो तो नहीं है, तो जस्टिस कादी फाइज़ा साथ बिठा के पैगाम देंगे या आपको लगता है कि अब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के लिए दिन बहुत ही मुश्किल हो गए हैं? देखिए, इसके अंदर मुझे ये लगता है जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस हैं उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस जो है वो ऑडियो लीक्स के ऊपर है, जो कि पाकिस्तान बार के, और आपको पता है पाकिस्तान बार की वर्थ उस तरह से ज़्यादा है। जो बाकी माली बेज़ाब्तियाँ हैं वो पाकिस्तान में इस तरह कवर करके की जाती हैं कि उनको साबित करना मुश्किल हो जाता है। अब इसके ऊपर ये देखना होगा कि इससे पहले जब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ का जब रेफरेंस चल रहा था तो तब जो मेजॉरिटी जजेस थे जिन्होंने कि उनके रेफरेंस को कॉश किया, फिर बाद में जो रिव्यू था उसमें भी खारिज किया, तो उसमें एक जो नैरेटिव उस टाइम पे बिल्ड हुआ था वो ये हुआ था कि जुडिशरी अपने ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होने देती अपने ही साथी जजेस के ख़िलाफ़, क्योंकि वो पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है, एक के ख़िलाफ़ हो तो सबके ख़िलाफ़ होती है। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ जिस दिन से आए उस दिन से उनका जो नैरेटिव था वो टोटली डिफरेंट था। उन्होंने पहले दिन से कहा कि हम खुद एहतसाबी पे यकीन रखते हैं, खुद एहतसाबी पे यकीन बार बार रखते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में कहते हैं। बार बार ये बात कहते रहे। तो अब इस चीज़ के अंदर हमें ये देखना होगा कि या तो वो अपने साथी जज को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर अगर वो इसको चैलेंज कर देते हैं इन ओपन कोर्ट, तो फिर ये देखना होगा कि वही बात फुल कोर्ट में मामला जाता है, फिर मेजॉरिटी जजेस अपने साथी जज को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये नैरेटिव उस टाइम से आ गया था, एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी मौजूद है इसके अंदर उनके पास कोर्ट करने के लिए, तो वो भी हो सकता है। फिर अभी तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर ये है कि माली बेज़ाब्तियाँ भी साबित नहीं हुई, तो ऑडियो लीक्स भी साबित नहीं हुई, वो इंक्वायरी कमीशन भी अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अब उसमें प्रोसिक्यूशन के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा कि वो इन सारे इल्ज़ामात को साबित कैसे करते हैं, फिर आगे से प्रोसेशन की बात चलेगी, फिर प्रोटेक्शन अपने जज को प्रोटेक्ट करते हैं नहीं करते, उनको साथ बैठा के क्या पैगाम देते हैं। अभी तक तो जाहिर है कि जब तक वो खुद जज के ओहदे पे मौजूद है उनको कोई भी हटा नहीं सकता जब तक उनके खिलाफ कोई फाइंडिंग्स नहीं आती। तो अब इसके अंदर अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीड करती है उनके अगेंस्ट, तो जाहिर है कि ये एक मिसाल होगी आइंदा के लिए। अगर वो उसी तरह एक तारीख रकम होगी कि बिलाखिर आपने एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी हटा ही लिया। बिल्कुल, जो कि आज तक नहीं हुआ। जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी आज तक, क्योंकि वो ओपन नहीं होती है इंक्वायरी और वो किसी को पता भी नहीं चलती, तो वो आज तक कहते हैं कि उनको इंक्वायरी का जवाब उनके साथ जो है वो फेयर ट्रायल वहाँ पर नहीं, और वो भी हाई कोर्ट के जज थे। वो भी हाई कोर्ट के जज थे। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग्स नहीं चली हैं, तो वो फॉर द फर्स्ट टाइम अब और बाय द वे उनको भी बगैर सुने उनको हटा दिया गया था, बिल्कुल। बगैर इंक्वायरी के। बिल्कुल। अब इसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी किस तरह से प्रोसीड करते हैं, वकील करते हैं, खुद पेश होते हैं, और फिर उनके पेश होने के बाद वो शवाहिद रिकॉर्ड होना, उनको स्क्रूटनाइज होना, उनका जो है वो ये देखना कि वो ठीक है नहीं है, मुस्तनद है नहीं, उन पर फिर फैसला होना, फाइंडिंग्स आना, ये एक बहुत लंबा एक्सटेंसिव किस्म का प्रोसीजर है। इसके दौरान मुमकिन है कि जैसे सरदार तारिक मसूद रिटायर भी हो जाए और इंटायरली जो कंपोजिशन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो चेंज हो जाए, और फिर वो आपको पता है पॉइंट ज़ीरो पे चला जाता है पूरा मामला। तो ये जल्द से जल्द ख़त्म होने वाला तो नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी एग्जोनरेट हो जाए इस सबसे, यू नेवर नो, ये सारे इल्ज़ामात ही हैं, मुआवजात तो होते हैं इस मुल्क में। बिल्कुल, अब यहाँ पर ही होते हैं। तो अब वो ये सब कुछ देखना होगा। बाकी मुझे ये लगता है कि इतनी जल्दी ये सब कुछ डिसाइड नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क किस्म का एक फैसला भी होगा और एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी आइंदा के जजेस के लिए। लेकिन अगर आपको जस्टिस चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की कोर्ट और जस्टिस कादी फ़ाइज़ा की कोर्ट, दोनों का अगर आपको वो देखा जाए मूड, तो और दोनों के साथ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की भी अपनी बॉन्डिंग, तो उसमें आपको उस वक्त तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ब्राइट थे। अभी वो उतने ही ब्राइट हैं या वो मेरे जैसे डार्क हो गए? देखिए, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के सर्वाइवल के चांसेस अगर इतने ही ब्राइट होते तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उनके सर्वाइवल को इन लोगों के हाथों में नहीं छोड़ के जाते जिनका उनको पता था कि नहीं है डार्क। और आपको अगर मालूम हो तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से आखिरी दिनों में नाराज़ थे, और वो बाकायदा 2-3 हफ्ते बेंच पे नहीं बैठे, और वो इस्लामाबाद रुके ही नहीं, वो लाहौर रहे, और वो उस दिन वापस आए जिस दिन चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने अपना हल्फ उठाया। तो उससे पहले वो थे ही नहीं, और जिस दिन उनका हल्फ था उस दिन भी वो काफ़ी जो है वो परेशान ही दिखाई दे रहे थे। तो प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि अभी कोर्ट्स ज़ाहिर है बिलाशुबा मुख्तलिफ हैं, तब एक वो मसलहत और साथ लेके चलना और दुनिया को पैगाम देना और वो पॉलिटिकली बड़े एक्टिव कोर्ट्स थी। आजकल वो ज़्यादा बाय रूल्स चलना और खुद एहतसाबी की बातें होती हैं, तो मुमकिन तौर पर एग्जाम्पल बनाया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर ट्रिकी एक चीज़ ये भी होगी कि अगर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी खुद इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर वो सारे के सारे इल्ज़ामात से बरी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई अभी तक एग्जाम्पल सेट नहीं हुई कि रिटायर्ड जजों के साथ क्या सलूक किया जाता।
इल्ज़ामात से बरी नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो एटलीस्ट अपने पर्क्स बचा के ले जाएंगे जो उनको रिटायरमेंट की सूरत में मिलने हाँ माल। तो वो जहांजीब जो आप मरियम ने एक जिसे कहते हैं ना जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को एक ऑप्शन दिया, मैं तो ये कहूँगा, मैं समझता हूँ ये ऑप्शन दिया इन्होंने, तो क्या ये ऑप्शन आपको लगता है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी एक्सरसाइज कर सकते हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल भी नहीं रहे, एक गद्दार आमिर होता था जनरल मुशर्रफ, उसको भी बड़ा रिलीफ दिया था मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने, ठीक है, एक गद्दार आमिर को बचाया था इन्होंने, तो वो भी अब नहीं रहे। तो फिर इनको बचाने वाले अब आपको कौन से फैक्टर्स नज़र आते हैं कि कोई फैक्टर इनको बचा सकता है, या आपको लगता है कि एक ही फैक्टर है कि इस्तीफ़ा दें और अपने पक्ष बचा के निकल जाएं? देखिए, एक तो ये इख्तियार उनके पास है कि वो इस्तीफ़ा दें और निकल जाएं। दूसरा इख्तियार उनके पास ये है कि वो इस प्रोसीडिंग को ओपन कोर्ट में चैलेंज कर दें। तीसरा इख्तियार उनके पास ये है कि वो जिनके लिए जो कुछ करते रहे उनसे कहें कि हमें बचाएं। अच्छा जी, फिर उसके अलावा आप ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने इस कंप्लेंट से बचने के लिए क्या क्या किया कि किसी तरीके से ये प्रोसीडिंग ना चलाई जाए। जैसे मरियम ने ये डिस्कस किया कि बाज़ाब्ता बाकायदा उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल नाराज़ हुए कि आपने मुझे जो है ये कहा था कि मैं जो है वो इस मामले को सेटल करके जाऊंगा, लेकिन आप जो है वो इधर इनके हवाले करके आप निकल गए हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब नाराज़ हुए। जी, इसी बात पे नाराज़ हुए कि ये एक ओपिनियन जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को दे दी गई। सिर्फ यही नहीं हुआ, फिर उसके बाद जो मुझे इतलात मिली हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी बाकायदा दबाव में लाने के लिए एक और कंप्लेंट करवाई गई, और फिर वो ताने बाने रहे कहते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ना सिर्फ उधर जाते हैं, बल्कि ये भी कहा जाता है कि वो कंप्लेंट फिर कुछ लोगों को बांटी गई कि आप उसके ऊपर स्टोरीज़ करें, और फिर कहीं पे शायद कुछ स्टोरीज़ हुई भी। तो आखिरी दम तक जस्टिस वही लोग थे, वही सहाफ़ी थे तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस आने पर उनकी फैमिली के नाम से उनका वर्जन भी दे। जी, वो खैर खबरें फैमिली ज़राए से काफ़ी चलती रही हैं, और तो लोग फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ स्टोरीज कर रहे थे। जी, तो अब सूरत हाल ये है जी कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, और ये बहुत अच्छा प्रेसिडेंट असद इसलिए है कि देखें हमारी ये जुडिशरी पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को उठा के फेंकती है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को ख्याली तनख्वाहों की बुनियाद पे कभी नाइल कर देती है, कभी एक फजूल केस में फांसी चढ़ा देती है। तो जब इनके अपने जजेस के एहतसाब की बारी आई तो ये इतना डिले नहीं होना चाहिए था, इसको फौरी तौर पे इन कंप्लेंट्स को टेकअप करके, और अगर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ कुछ देर के लिए ये सोचे कि कंप्लेंट फजूल हैं, बेबुनियाद हैं, तो भाई सुनकर डिसाइड कर देते आप उसी वक्त। तो ये इस तरह से इसको डिले करने से अदलिया के ऊपर भी सवालात उठते रहे, उसके ऊपर भी उंगलियां उठती रहीं, और इस वजह से भी चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब उस वक्त जो थे वो डिसाइड नहीं कर रहे थे इन कंप्लेंट्स को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, इसलिए नहीं रख रहे थे कि वो उस वक्त भी माइनॉरिटी में थे। सीनियर प्यूनर जज जस्टिस काजी फाइजा थे, तीसरे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रुकन थे वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे, ठीक है, कराची के जस्टिस अहमद अली शेख भी उनके साथ अलाइन नहीं थे क्योंकि उनको उन्होंने एलिवेट नहीं किया था, तो वो बचते थे, और जस्टिस अमीर भट्टी बचते थे, तो वो शायद इस वजह से प्रोसीड नहीं कर रहे थे। मेरे ख्याल में उमर ताब बंदयाल एक कमज़ोर चीफ जस्टिस थे, या कमज़ोर तरीन चीफ जस्टिस थे। अब ये देखें ना कि उस वक्त ये बार बार मुतालबा किया जाता रहा कि इस कंप्लेंट को टेकअप करें, तो उस वक्त उनको फिर मजबूरन एक ऑब्जर्वेशन देना पड़ी कि जी मैं मुज़ाहिर नकवी को साथ बिठा के किसी को खामोश पैगाम, भाई आपने किसको खामोश पैगाम दिया? ऐसे नहीं होता। आप फिर खुल के बताएं कि आप पैगाम किसको दे रहे हैं, आप फिर बात क्लियर करें। आप किसी एक तरफ खड़े हों, बैक वक्त डबल गेम खेलते रहे, और फिर उसका अंजाम जो हुआ वो फिर आपके सामने है। तो ये बहरहाल एक अच्छी रवायत है, जुडिशरी के अंदर खुद एहतसाबी का अमल होना चाहिए, और इससे जो न सिर्फ जुडिशरी के अंदर शफाफियत आएगी बल्कि जो उंगलियां उठाने का जो सिलसिला है वो भी ख़त्म हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी अगर रिज़ाइन नहीं कर रहे तो फिर उनको ओपन कोर्ट में इस प्रोसीडिंग को चैलेंज करके अपने केस को साबित करना चाहिए, तगड़ा सा वकील करें, और फिर वो ये दरख्वास्त भी दे दें कि भाई इसकी प्रोसीडिंग को आप लाइव दिखाएं। जिस तरह हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये कहा था, दरख्वास्त दी थी कि आप इसको लाइव चलाएं, और नकवी साहब भी कह रहे हैं जी लाइव दिखाएं। हाँ, जो मेरे खिलाफ है। अच्छा तैयब, आपने जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस का अभी हवाला दिया जहांजेब ने, उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया ने, हालांकि बहुत छोटा सा मामला था, एक फ्लैट 2 फ्लैटों का मामला था, वो फ्लैट भी चंद करोड़ पाकिस्तानी रुपए के थे, ठीक है,
लेकिन उसके लिए भी वो मियाँ बीवी आए, उन्होंने पाई पाई का हिसाब दिया। यहाँ पर इल्ज़ामात का स्केल बहुत बड़ा है। बिल्कुल। ये अगर ओपन कोर्ट में आएगा, अगर जैसे मुज़ाहिर अकबर नकवी चैलेंज करते हैं वहाँ पर, तो फिर आएगा है इतने का प्लाट इतने का कैसे ले लिया, ये इतने का कैसे ले लिया। सही है। ठीक है, तो वो तो फिर बहुत ही दिलचस्प कार्रवाई होगी, कम से कम हमारी खबरों के हद तक। आपको लगता है वहाँ पर वो ये एक ऐसे मामला है कि ये उस तरह पाई पाई का हिसाब दे पाएंगे, मनी ट्रेल के, ये मैंने मिसेस श्रीनिवासन तो दिखाया ना, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ये पैसे ट्रांसफ़र किए, ये किए, तो वो इनके पास होंगी मनी ट्रेल ये सब कुछ। देखें, इनके पास मनी ट्रेल तो मेरा नहीं ख्याल होंगी, और इसी वजह से इन्होंने खदशे का इजहार किया, जो मतलब है कि ख़ुद इन्होंने तहरीरी तौर के ऊपर आखिरी दिनों में, बंदियाल साहब के आखिरी दिनों में एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को उस टाइम, कि मुझे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से इंसाफ की तवक्को नहीं है। मतलब है अभी केस टेकअप नहीं हुआ, चीज़ें नहीं हुई, पहले से उनका माइंड बन गया। वजह क्या थी, इनको पता है कि जो बंदा करप्ट होता है या जिसने कोई करप्ट प्रैक्टिस की होती है ना, वो डरता है अपने उस शिकंजे से भी, अपने ट्रायल से भी, उन चीज़ों से भी, क्योंकि वो कमज़ोर फुटिंग पे होता है। जो आपने देखें कंपैरिजन किया, तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा या उनकी जो अहलिया है सरीना ईसा, वो उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस बनाया गया था वो महज एक इल्ज़ाम तराशी थी, और उनके पास तमाम चैनल्स मौजूद थे, जो बैंक ट्रांजैक्शंस और लीगल बैंक ट्रांजैक्शंस थी, मनी ट्रेल थी, तो इसी वजह से वो मजबूत थे। उनके ख़िलाफ़ पूरा एक फंदा बनाया गया था, और वो उस फंदे से निकलने में फ़ाइट बैक करके कामयाब हुए। इसी वजह से चूँकि वो स्ट्रांग फंडिंग पे थे, वो कहते थे कि ओपन दिखाओ, पूरी आवाम सुने, पाकिस्तान की सारे सुने कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि उनके पास सबूत थे, रिकॉर्ड्स थे, सब कुछ था। अच्छा, एहलिया काजी फैज़ ईसा की एहलिया ने वहाँ यहाँ तक दिखाई कि जब वो कराची में अमेरिकन स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहाँ से भी जो उनको सोर्स ऑफ इनकम, फिर उनके वालिद खुद एक बहुत बड़े रईस थे खुसो ख़ानदान, और वो स्कूल की इनकम की भी 80 से वो टैक्स पेयर थी। टैक्स पे। अच्छा, फिर जैकाबाद की जो ज़मीनें उन्होंने अपने वालिद की, जो उनको तरके में मिली, विरसे में मिली, ठीक है, वो उन्होंने जो बेची और उससे जो पैसे उन्होंने बाहर भेजे, सारा वो उनके पास सब कुछ था, कानूनी था, लीगली था, वो उन्होंने शो किया। लेकिन अब यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि मुज़ाहिर नकवी साहब के साथ जब कंपैरिजन करते हैं, तो वो तो मुज़ाहिर नकवी साहब खुद कह चुके हैं कि मुझे उम्मीद ही नहीं है इंसाफ की। वो क्यों कह रहे हैं, अब उसको पता है मैं शिकंजे में आ चुका हूँ, अब वो साबित नहीं कर पाएंगे। अगर मैं तो कहता हूँ कि ओपन कोर्ट में हो, पूरे पाकिस्तान को पता चले कि हमारे जजेस जो हैं वो अपने ऑफिस का इस्तेमाल करके किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते रहे हैं, किस तरीके से इनके बेटे लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो थिएटर लगा के बैठते थे और आवाज़ें लगाते थे कि जिसको मर्ज़ी का इंसाफ चाहिए वो हमसे रब्ता करे, बंदे मुबैना तौर पे वो चीज़ें होती रही। मुबैना तौर पे भी आप इनको साथ बताते रहे। नहीं, चलो ठीक है यार, कोर्ट का मैटर है। लेकिन बात यह है कि मैं शाहरुख जतोई वाले भी मिसाल दी, ये ऐसी हज़ारों केसेस मौजूद हैं, और वो जो दरख्वास्त गुजार सबूत लेके आई हैं, और उस सबूत का तो ख़ुद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने पहले जायज़ा लिया तो नोटिस जारी किया ना। तो मेरा नहीं ख्याल, जो आपने सवाल पूछा कि ये जाएंगे, कि कोर्ट में तो शायद चले जाएँ, क्योंकि कोर्ट में उनको पता है कि वहाँ पे जजेस की शायद कंपोजिशन बने कुछ इस टाइप का, शायद उनकी वो भी, मेरा नहीं ख्याल कि ये उस तक जाएंगे। लेकिन ख्याल में तैयब बलोच साहब जो बात कर रहे हैं ये ऐसे नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब अब ट्रकों के ट्रक लेके आएंगे सबूतों के, हाँ। और वो अपने केस को यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है। हम तो कहते हैं और लेकिन आपको अगर याद हो, आई एम सॉरी टू ऐड दैट, मैं भी इसके साथ एग्री इसलिए नहीं करती क्योंकि जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा वाला रेफरेंस चला था, तो उस रेफरेंस में मेलाफाइडे साबित करने में उन्होंने बहुत वक्त लगाया था, और यही मेलाफाइडे का ग्राउंड जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी भी ले सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो PDM की गवर्नमेंट थी, तो उनका नाम ले लेके कॉन्फ्रेंसेस भी की गई, वो सब कुछ भी सबूत पर मौजूद है। और फिर उस वक्त जब उन्होंने एक बार पहले उन्होंने नोट लिखा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को, और एक सू मोटो हुआ था कि प्रोसिक्यूशन के अंदर हुकूमती इदारे मुदाखलत करते हैं। फिर उसके बाद एक और सू मोटो हुआ था जो इंतखाबात से मुतालिक था। उसके बाद वो मुतादिद बेंचेस में रहे, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उनको साथ बिठा के सिंबॉलिकली प्रूव करते रहे। लेकिन तो मरीम उसमें एक छोटा सा फर्क सॉरी ऐड कर दूं, उनके खिलाफ जस्टिस काजी फैज़ ने जब कहा ना मेरे खिलाफ मेलाफाइडी रेफरेंस है, तो उनके खिलाफ कंप्लेनेंट भी गवर्नमेंट थी, ठीक है। यहाँ पर कंप्लेनेंट गवर्नमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट के बारे में कह सकते हैं मेलाफाइडी है, लेकिन वो गवर्नमेंट कंप्लेनेंट नहीं है, कंप्लेनेंट प्राइवेट लोग हैं। तो ये थोड़ा सा वो उस देखिए उस वक्त जब सिनेरियोस थे वो टोटली फवाद चौधरी जिस ट्रक पे लाएंगे देखिए उनके पास जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के पास काफ़ी सारा टाइम था, यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अगर उनको कोई और फेवर नहीं दी तो टाइम ज़रूर दिया है।
तो मुमकिन तौर पर उन्होंने वो सारे सबूत इकट्ठे कर लिए होंगे, मनी ट्रेल तैयार कर ली होगी। वो मेंटली तौर पर बिल्कुल रेडी थे कि उनके खिलाफ ये रेफरेंस आएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई इतनी जल्दी उन पे इल्ज़ाम साबित हो जाएंगे। और वो भी जज है, उनको भी सारे तरीके आते हैं और वो फौजदारी के जज हैं, उनको पता है कि क्राइम्स किस तरीके से होते हैं और फिर वो छुपाई किस तरह से जाते हैं। तो आई थिंक ये इतना ईजी नहीं होगा जितना ईजी ये सब समझ रहे हैं कि लेकिन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी को छुपाना मुश्किल होगा, क्योंकि ऑडियोज़ भी आ चुकी हैं और वो चीज़ें साबित भी हो रही हैं। जब जजमेंट्स उठाई जाएंगी तो भी पता चलेगा ये जजमेंट किस इन्फ्लुएंस में जाके किस तरीके से लिखी गई हैं। उनकी एक जजमेंट को तो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि कलरफुल एक्सरसाइज, जो लाहौर की उनकी एक जजमेंट थी, लाहौर हाई कोर्ट की, उसके बारे में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने लिखा कलरफुल एक्सरसाइज। अच्छा जहाज़ेब, एक बात, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गुड टू सी यू कहा जाएगा? मेरे ख्याल में उनको गुड टू सी यू कहलवाने से पहले उनको ये प्रोसीडिंग ओपन कोर्ट में चैलेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे अब तैयब बलोच साहब बार बार वो ऑडियो यार ऑडियो में क्या कहा नकवी साहब ने, ट्रक का ही तो जिक्र किया है ना भाई, वो तो फवाद चौधरी थी। ऑडियो में मोहम्मद खान भट्टी वाली बात थी, जो हम वो जिस ऑडियो की बात करें, मोहम्मद खान भट्टी जो फ्रंट मैन था उसका, अच्छा ये परवेज़ इलाही और उसके दरमियान बात थी। नहीं, ट्रक के अलावा मोहम्मद खान भट्टी इदारों को मतलूब था और वो इसके घर में पनाह लेके बैठा हुआ था, ये चीज़ें भी आ रही हैं। कन्फेशनल वो ऑडियो भी, वीडियो भी उसकी जारी हुई कि हमने इनको अकोमोडेट करते थे सब। देखें वो आबिद ज़ुबैरी की और फिर वज़ीर आला पंजाब की आ रही है, वो कह रहे हैं कि ये केस जो है वो मुज़ाहिर नकवी के पास लगाया जाए, और केस मुबैना तौर पे लगा भी वो CCPO वाले में कौन था, वही मुज़ाहिर नकवी था। तो ये सारी चीज़ें तो साबित हो रही हैं ना, क्योंकि वो जो बात हो रही है वही हैपनिंग भी हो रही है, तो ये साबित करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ट्रक से क्या मुराद थी आपकी, वो जो ट्रक का क्या, यही तो अब मुज़ाहिर नकवी साहब साबित करेंगे कि वो खाली ट्रक था, ईंटों का था, गोल्ड का था, या किस चीज़ का ट्रक था, या कुछ नहीं भी था। तो खाली ट्रक भी हो तो आजकल वो भी तो यार करोड़ों में मिलता है ना। चले मैं बहुत शुक्रिया तैयब बलोच आपका, बहुत शुक्रिया जहाज़ेब आपका, बहुत शुक्रिया मरीम का। ये लोग आए, इन्होंने इस रेफरेंस को जिसे कहते हैं ना उसके सही तरह से पोस्टमार्टम कर दिया है। अब आप मामले की संगीनी का अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं, और अब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के पास घोड़ा मौजूद है, उस पर वो जितने शवाहिद लाद सकते हैं अपने हक़ में वो लादें और अब उसको भगाएं। तो द पार्टी इज़ ऑन। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।